हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 8 से। कल मैंने आपको चैप्टर 7 कराया था, ओके। और ये सीरीज आपके DSSB और NVS, KVS या जहाँ कहीं पर भी जनरल पेपर में एसएस आती है, एसएस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी, ओके। देन वी विल स्टार्ट। हमारा चैप्टर 8 है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड्स। गांव, शहर और व्यापार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ये प्रभाकर है, इसमें ब्लैक स्मिथ शॉप पे है, वो किसी लोहार की दुकान पर है और वो देख रहा है कि कैसे कैसे औजार कोई कोई लोग बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन दी सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। हम सब ने अब तक 7 चैप्टर कर लिए हैं, तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि 3000 ईयर्स एगो से हमारे इस उपमहाद्वीप में आयरन, लोहे का यूज शुरू हो गया था। मतलब महाजनपद काल से शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक बुरियल्स, अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि महापाषाण काल में आयरन के टूल्स, मतलब कि लोहे के औजार और अस्त्र शस्त्र बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अराउंड 2500 ईयर अगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। मतलब हमने पढ़ा था कि फिर 500 साल होते होते खेती में, एग्रीकल्चर में आयरन टूल्स का यूज होने लग गया था, ठीक है। जिसके लिए हमने पढ़ा था आयरन प्लवशेयर, लोहे के हल पढ़े थे हमने। दीज इंक्लूडेड एक्सिस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। मतलब कि इन लोहे के औजारों में देखो क्या क्या यूज होता था। कुल्हाड़ी होती थी फॉरेस्ट को साफ करने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए। आयरन प्लवशेयर होते थे, मतलब कि लोहे के हल होते थे, जल्दी से जो मिट्टी को हटा दे। As we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing an agricultural production. खेती के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोहे के औजारों का यूज करने लगे थे। Other steps to increase production, irrigation, सिंचाई से भी प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। जो हम पैदावार करते हैं खेतों में, सिंचाई से उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। The kings and kingdoms you have been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. मतलब कि राजा और राज्य, हम सब ने पढ़ा है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते अगर समृद्धशाली, विकासशील देश, विलेजेस नहीं होंगे, विकसित देश, गांव नहीं होंगे, समृद्धशाली गांव नहीं होंगे, विकसित गांव नहीं होंगे, तो राजा और राज्य भी विकसित नहीं होंगे, ठीक है। While new tools and the system of transplantation, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा था कि ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते थे। जैसे कि बीजों को फेंकने की जगह पर स्प्राउट करने लग गए, मतलब ऐसे ऐसे पौधे के अंकुर लेके आने लग गए, जैसे चावल के पौधे ही बोते हैं उसके लिए। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इससे क्या होती थी, प्रोडक्शन इंक्रीज होती थी। इरिगेशन वॉज ऑल्सो यूज्ड, सिंचाई भी बहुत यूज होती है। इरिगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक। इरिगेशन किस किस के थ्रू होती है? कैनल्स मतलब कि नहर के द्वारा, कुओं के द्वारा, टैंक्स के द्वारा, और नकली में जैसे ये लेक्स खोद दी जाती और उसमें पानी डाल दिए जाते थे।
ठीक है। इफ यू लुक एट द चार्ट यू विल फाइंड दैट सम, ये यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो धीरे ये बाद में इसको रोक कर पढ़ लेना चैप्टर में, बट इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इम्पोर्टेंट आएगा पॉइंट, मैं आपका एक भी पॉइंट जाने नहीं दूंगी जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, यहाँ पे स्टार्स मार्क कर लेना, ठीक है। Who lived in the villages? विलेजेस में कौन रहते थे गाँव में? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. उपमहाद्वीप में 3 तरह के लोग गाँव में रहते थे, पश्चिमी में भी और उत्तरी में भी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इन दी तमिल रीजन, तमिल क्षेत्र में लार्ज लैंड ओनर्स को क्या कहते थे? वेल्लाल बोलते थे। जो बड़े भूमि के स्वामी थे, बड़े भूस्वामियों को क्या बोला जाता था? वेल्लाल। जो कौन होते थे? ऑर्डिनरी, हाँ, बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल। ऑर्डिनरी प्लफमैन वर नोन एज उनवार। जो साधारण हलवाई होते थे, साधारण खेतों के लोग होते थे, प्लफमैन मतलब हलवाई, हल को रखने वाले, साधारण हलवाहे को क्या कह के बुलाते थे? उजवार, जिसको हम क्या बोलते हैं? उनवार बोलते हैं, उनवार, ठीक है। एंड, ये इम्पोर्टेंट, एंड लैंडलेस लेबरर्स, मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती थी, इंक्लूडिंग स्लेव्स, जिसमें दास होते थे, वर नोन, उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था कड़ाई सियार एंड अडेमई, ठीक है, कड़ाई सियार एंड अडेमई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये इम्पोर्टेंट था, आगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये तो था तमिल क्षेत्र में, मतलब कि सदर्न पार्ट में, हमारे इंडिया में। अब नॉर्दर्न पार्ट में क्या होता था? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया होता था, उसको क्या कहते थे? वो नोन एज द ग्राम भोजक। गांव के मुखिया को ग्राम भोजक बोला जाता था। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, मतलब कि सेम फैमिली के जो मैन आगे चल के, उसी जनरेशन के आगे चल के वो ग्राम भोजक बनते थे। तो उनको, इन अदर वर्ड्स, द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। जो ये ग्राम भोजक की जो पोस्ट थी वो वंशानुगत हो गई थी, हेरिडेटरी हो गई थी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको भी ग्राम भोजक बोला जाता था। मतलब कि ग्राम भोजक ज्यादातर कौन होते थे? जो बहुत बड़े बड़े भूस्वामी होते थे। जनरली वी हैड स्लेव्स, हाँ, ही हैड स्लेव्स, ज्यादातर उसके पास में दास होते थे। एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टिवेट द लैंड, मतलब कि भूमि को जोतने के लिए या फसल को काटने के लिए उसके पास में वो वर्कर्स को हायर कर लेता था। Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. वो बहुत पावरफुल होता था, इसलिए राजा उसको क्या काम देता था? गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम देता था। He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. और वो कभी कभी कैसा काम करता था? जज का काम भी करता था और पुलिसमैन का भी काम करता था वो, ठीक है। आगे, अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, मतलब कि ग्राम भोजक के अलावा दूसरे फार्मर्स भी होते थे जो इंडिपेंडेंट होते थे, जो स्वयं इंडिपेंडेंट होते थे, नॉन एज गृहपति, जिनकी खुद की भूमि होती थी उनको कहा जाता था, ऐसे कृषकों को बोला जाता था गृहपति, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आने के आगे भी चांसेस रहते हैं। मोस्ट ऑफ whom वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, इनमें से ज्यादा कौन होते थे? छोटे लैंड ओनर्स होते थे। बड़े भूस्वामियों को ग्राम भोजक बोला जाता था नॉर्दर्न पार्ट में, एंड स्मॉलर लैंड ओनर्स को क्या बोला जाता था? गृहपति। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दास कर्मकार, ऐसे
मैन और वुमेन जिनके पास में अपनी जमीन नहीं होती थी उनको दास बोला जाता था, कर्मकार बोला जाता था, कर्मकार, ठीक है। हु डिड नॉट ओन लैंड, जिसकी खुद की भूमि नहीं होती थी, ठीक है। एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर्स, खुद की उनकी जमीन नहीं होती तो वो दूसरों के जमीन पर काम करते थे, ठीक है। द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, तमिल की जो रचना थी ना पहले की सबसे पुरानी, वो उसका संगम कैसे, देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर ना आपके लिए चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसमें से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल, जो तमिल के जो बहुत पुराने काम होते थे, जो पहले के काम होते थे, नॉन एज संगम लिटरेचर, संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था, वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो, जो कब लिखा गया था 2300 ईयर एगो में। दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, इनको संगम कहा जाता था, क्यों? बिकॉज they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as sangams of poets that were held in the city of Madurai। ये मदुरई शहर में इन असेंबली के अंदर इनको रचित होती थी। ये पोएट के जो पोएट होता था, जो इन 3 शहरों के पोएट होते थे तमिल क्षेत्र के, वो इनकी रचना करते थे। इनको संकलित करने का काम कहाँ होता था? इनकी असेंबली में होता था, और इनकी असेंबली कहाँ होती थी? मदुरई शहर में होती थी, ठीक है। द तमिल टर्म mentioned above the found in संगम लिटरेचर, ये संगम लिटरेचर क्या है? ये तमिल वर्ड है, ठीक है। कॉइन्स, हम कॉइन्स पर आ जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड several thousands of coins belonging to these periods, पुरातत्ववेदा को ना बहुत सारे हजारों की संख्याओं में कॉइन्स मिले हैं इस समय के, ठीक है। The earliest coins which were in use for about 500 years ago were punch mark coin as such the one shown here। देखिए एक यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये पंच मार्क कॉइन होते थे, ये इनके ऊपर पंच ये एक धातु की चादर होती थी जिनको ऐसे ये अभी तो सर्कुलर शेप में काटी गई है, ये पर रेक्टेंगुलर भी होती थी और ये स्क्वायर भी होती थी, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता था? देखो ये 500 ईयर्स बाद में ना इन पंचमार्क कॉइन को यूज किया जाता था। पंचमार्क कॉइन was generally rectangular or sometimes square and round in shape। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाता है कि पंचमार्क कॉइन कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं और राउंड भी होते हैं। आइदर कट आउट ऑफ मेटल शीट, मतलब कि धातु की चादर से इनको, एंड मेड आउट ऑफ फ्लैटन मेटल ग्लोबुल अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था धातु की शीट को। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंच, ठीक है। इन कॉइन्स को ना लिखा नहीं जाता था, इन कॉइन्स के ऊपर लिखा नहीं जाता था, इनके ऊपर ना कुछ सिंबल्स मारे जाते थे, सिंबल्स बनाए जाते थे इनके ऊपर, ठीक है, या फिर पंच किया जाता था। हैंस दे आर कॉल्ड पंच मार्क कॉइन, इसीलिए इनको पंच मार्क कॉइन कहा जाता था, ठीक है। ये यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे आ जाओ। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, शहरों के क्या क्या काम होते थे? मथुरा, ये इम्पोर्टेंट है, मथुरा हैज बीन एन इम्पोर्टेंट स्टेट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। मथुरा 2500 साल पहले का एक सेटलमेंट, एक बहुत इम्पोर्टेंट शहर था। इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स of 2 major routes of travel and trade। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ना ये 2 बहुत बड़े रूट, जो जहाँ पे यात्रा के और व्यापार के जो 2 बड़े रूट थे, ऐसे रोड्स को
पर ये लोकेट था, ये स्थित था। कौन कौन से दो? फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट, मतलब कि उत्तर पश्चिम से जो आने वाला रोड था वो ईस्ट को कनेक्ट करता हो, एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उत्तर को हमारे दक्षिण भाग से जोड़ने वाला। देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी, सिटी के चारों तरफ क्या थी? किलेबंदी थी। एंड सेवरल श्रिम्स, और क्या थे? बहुत सारे तीर्थ थे, या मंदिर बोल दो या तीर्थ बोल दो। फार्मर्स एंड हर्डर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग एरियाज प्रोवाइडेड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, जो फार्मर्स थे और जो हर्डर्स थे, चरवाहे, वो फूड प्रोवाइड करते थे। कहाँ? शहर के लोगों के लिए। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वर प्रोड्यूस, मथुरा में ना मूर्ति कला, बहुत अच्छी शिल्प कला थी, यहाँ पे मूर्ति कला थी। ठीक है, मूर्ति कला, स्कल्पचर, मूर्ति बनाई जाती थी मथुरा में। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण्स, कुषाणों की ये सेकंड कैपिटल बन गई थी मथुरा। एक तो पेशावर थी, एक मथुरा हो गई थी। अबाउट whom you would read, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। मथुरा was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jain shrines, and it was an important center for worship of Krishna. मथुरा एक धार्मिक सेंटर, केंद्र भी था, जहाँ पे बुद्धों के मठ पाए जाते हैं, जैन के तीर्थ पाए जाते हैं, और हम कृष्ण भगवान की पूजा भी यहाँ पर करते हैं। Several inscriptions on surfaces such as stones, slabs and statues have been found in Mathura. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टोन्स के सतह पर, स्टोन्स की सतह पर पत्थर की पट्टियां लगा के स्टैचूज बनाए जाते हैं मथुरा में। ठीक है, जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, ऐसे इंस्क्रिप्शन है ना, इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख हो गए, अभिलेख हो गए, रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन। इन पे ऐसे छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा जाता था, क्या रिकॉर्ड करके रखते थे? जो मैन गिफ्ट लेके आते थे, गिफ्ट बनाते थे, किसके लिए? वुमेन्स के लिए, अपने वुमेन्स के लिए गिफ्ट बनाते थे। टू मोनास्ट्री एंड श्रिन्स, और मठ और तीर्थंकर के लिए जो गिफ्ट लेके आते थे या बनाते थे, ऐसे यहाँ पे रिकॉर्ड होते थे। ठीक है, दीज वर्क मेड बाय किंग एंड क्वीन, ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो इंस्क्रिप्शन थे ना, ये किंग भी लिखवाते थे, क्वींस भी लिखवाती थी, ऑफिसर्स भी लिखवाते थे, व्यापारी भी लिखवाते थे, शिल्पकार भी लिखवाते थे। हु लिव्ड इन दी सिटी, जो सिटी में शिल्पकार रहते थे। फॉर इंस्टेंस इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट, जो मथुरा से हमें ये मिले हैं उनमें ना लोहारों ने भी, नहीं, गोल्ड स्मिथ, सुनार, लोहार, वीवर, बास्केट मेकर, इन सभी ने भी लिखवा रखे हैं ये। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन हु ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस फॉर क्राफ्ट, यहाँ पे हमें क्राफ्ट भी मिले हैं, बहुत ज्यादा शिल्प कला भी मिली है। दीज इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, यहाँ पे बहुत अच्छी उच्च श्रेणी की पोट्री भी मिली है। मतलब कि पोट्री वो पोएट नहीं, पोएट्री नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब कि मटके, पोट्री। नोन एज द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यहाँ पे हमें क्या मिला है? NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, मौर्यन एम्पायर से ही स्टार्ट हो गए थे पॉलिश्ड वेयर तो। ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, ये नॉर्दर्न पार्ट में पाई जाती थी। ठीक, ये देखो आगे यहाँ से स्टार्ट। There were famous centers such as Varanasi in north and Madurai in south. Both men and women worked in these centers. क्या यहाँ पे काम करते थे? वाराणसी में नॉर्थ मतलब कि क्लोज
जो बहुत फेमस थे वो कहाँ के थे? नॉर्थ में तो वाराणसी के, और साउथ में मदुरई के क्लोथ बहुत फेमस थे। ठीक है, क्लोथ फेमस थे। ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है, देखो। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज अ हार्ड व्हील मेड। बहुत हार्ड होते हैं ये, बहुत ही कठोर होते हैं, और ये चक्के पर बनाए जाते हैं, व्हील पर। मेटालिक लुकिंग वेयर विद अ शाइनी ब्लैक सरफेस। ये शाइनी होते थे, ठीक है, शाइनी, चमकदार होते थे। द पोटर यूज टू एक्सपोज द अर्दन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर इन हिज kiln which resulted in the blackening of its outer surface। ठीक है, मतलब कि ये अपने भट्टे पर, भट्टे पर हाई टेम्परेचर में मिट्टी को तपाकर ब्लैक करते थे। इसका बिल्कुल जो बाहरी जो रूप था वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता था। ठीक है, a fine black slick was also applied on this। और फिर ब्लैक जो बहुत अच्छी किस्म की ब्लैक मिट्टी इस पे लगाई जाती थी, जिससे कि क्या हो, विच गेव द पोट्री अ मिरर लाइक शाइन। जिससे कि वो जो मटका हो वो क्या, एक मिरर की तरह शाइन, चमकने लगे। ठीक है, ये देखो। ये रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, भाई पढ़ लो अगर पढ़ना है तो। इतना, ये कुछ खास नहीं है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो प्लीज इसे रोक कर पढ़ लेना बाद में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है। दैट्स वाई मैं एक्स्ट्रा की चीजों पर फोकस नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल मेन पॉइंट्स पर मैं चल रही हूँ। मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट now formed association known as Sphinx। बहुत ज्यादा शिल्पकार, जो बड़े शिल्पकार या मर्चेंट, व्यापारी, उनको क्या, उनको समूह के रूप में जाना जाता था, श्रेणी के रूप में जाना जाता था। श्रेणी, हम इसको श्रेणी बोलेंगे ना, श्रेणी। These श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, procured raw material and distributed the finished produce। ये जो इस श्रेणी के जो क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पकारों की ये जो श्रेणी थी वो क्या करती थी, ट्रेनिंग देती थी और कच्चा माल लेती थी। प्रोक्योर्ड मतलब लेना, कच्चा माल लेती थी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल जो माल बन जाता था वो फिनिश्ड ऑब्जेक्ट देते थे बनाकर। ठीक है, देन श्रेणी ऑफ मर्चेंट ऑर्गेनाइज्ड द ट्रेड। व्यापारियों की जो श्रेणी थी वो लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। श्रेणी ऑल्सो सर्व्ड एज बैंक। ये कुछ नहीं है, बैंक को भी सर्व करते थे, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहे। अरिका मेडू के बारे में जान लो, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुद्दुचेरी कहते हैं अब। ठीक है, बिटवीन 2200 and 1900 year ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land। ये क्या था, कोस्टल सेटलमेंट था, तटीय क्षेत्र था अरिकामेडू, जो अभी भी आप जानते हो पुदुचेरी। यहाँ पे शिप्स आती थी और दूर देश से सामान लाया जाता था, और ये यहाँ पे अनलोड किया जाता था, उतारा जाता था सामान। अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर, एक बहुत विशाल ईंटों का स्ट्रक्चर बनाया जाता था। विच में हैव बीन अ वेयर हाउस, जिसको वेयर हाउस बोलते थे। which may have been a warehouse was found at the site। इन साइट से अरिकामेडू पर क्या मिला है, हमें वेयर हाउस भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट है, देखो। अदर फाइंड इंक्लूड पोट्री फ्रॉम द मेडिटेरेनियन रीजन सच एज एम्फोरे
tall handled jar that contain liquid such as wine or oil and stamped red glazed pottery known as एरेटाइन वेयर। देखो यहाँ पे हमें क्या मिली है, ऐसे पोट्री भी मिली है, ऐसे अलग अलग तरह के बर्तन मिले हैं हमें जो ऐसे मेडिटेरियन रीजन्स के थे जो चारों तरफ से ना भूमि से घिरा हो, ऐसे इलाकों के जिसको हम बोल सकते हैं रोम से जो आता था एम्फोरे क्या होता था, एक बहुत लंबा ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा जार होता था, ऐसा बहुत बड़ा बर्तन जिसके दोनों तरफ हैंडल होते थे, जिसके अंदर वाइन रखी जाती थी या ऑयल रखा जाता था और इसके ऊपर स्टैम्प लगी रहती थी रेड कलर की, ठीक है, रेड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरेटाइन वेयर, which was named after a city in Italy। ये इटली का एक शहर है रोम, वहां से आया जाता था इसको। अरेटाइन एक इटली का शहर था अरेटाइन, उसी के नाम पे इसका नाम अरेटाइन पड़ गया। This was made by pressing wet clay into a stamped mold। मतलब कि गीली मिट्टी को प्रेस करके उसके ऊपर स्टैम्प लगा के उसको मोल्ड करके ये बनाया जाता था। There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman design were used। ये हमारे यहाँ पे ना रोमन डिजाइन की, रोमन साम्राज्य के कुछ जो लोकली वहाँ पे यूज होते थे ना, ऐसे बर्तन भी यहाँ पे यूज होते हैं, हमारे इंडिया में होते थे उस टाइम के मिले हैं। रोमन लैम्प्स मिले हैं, देखो ग्लास वेयर्स मिले हैं, ग्लास जेम्स मिले हैं, मतलब कि जवाहरात मिले हैं हमें। हैव ऑल्सो बीन फाउंड एट द साइट, इस साइट पे कहाँ, अरिकामेडू में हमें ये सब चीजें मिली हैं, ठीक है। स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डिनाइंग वैट्स यूज्ड टू डाई क्लोथ्स। ये ऐसे ऐसे बर्तन भी मिले हैं, ऐसे ऐसे टैंक्स भी मिले हैं जो क्लोथ्स को डाई करते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिले हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड्स मन के बनाने के कारखाने के एविडेंस भी मिले हैं हमें, फ्रॉम सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड ग्लास, ठीक है, छोटे छोटे ग्लास और स्टोन्स के कुछ टुकड़े मिले हैं हमें। देखो एन अकाउंट बाय ग्रीक सेलर ने लिखा है द स्टोरी ऑफ बार गाजा के बारे में, जो ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम भरूच को बोला गया है बारे गाजा, ठीक है, ग्रीक में बोला गया है। इसके बारे में एक सेलर लिखता है, एक नाविक लिखता है, द गल्फ इज वेरी नैरो एट बारे गाजा, मतलब कि भरूच की जो खाड़ी थी वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही पतली है, तंग है, एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, और नौ संचालन करने में, नेविगेट मतलब नौ संचालन, नाव चलाने में, ये जो समुद्र से नाव आती है उसको चलाने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत मुश्किल होती है। शिप्स हैड टू बी स्टीयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन who were employed by the king। और उनको कौन यहाँ पे जो नाव कौन चलाता था, फिर यहाँ इस इलाके में कौन चलाता था, तीर मतलब चलाई जाती थी शिप किन के द्वारा, जो बहुत ज्यादा स्किलफुल थे, जिनको बहुत अच्छे से चलानी आती थी या एक्सपीरियंस्ड थे, ऐसे लोकल फिशरमैन चलाते थे जो राजा द्वारा वहां पे एम्प्लॉयड थे, जो राजा के नीचे काम करते थे वहां पे। द इम्पोर्ट्स इनटू बारगाजा वर, जो दूसरे देशों से लाए जाते थे, क्या क्या लेके आए जाते थे, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपाज। ये कोरल होता है मूंगा लेके आया जाता था, वाइन तो सब जानते हैं, कॉपर भी जानते हैं, टिन भी, लीड भी। टोपाज होता है पुखराज बोलते हैं, मतलब कि पुष्प राग। क्लोथ्स भी लेके आए जाते थे, गोल्ड भी और सिल्वर कॉइन्स भी, ठीक है। यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया जाता था वो देखो, एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडेड प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयाज के प्लांट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, आइवरी हाथी दांत एक्सपोर्ट किए जाते थे, भेजे जाते थे,
अगेट सुलेमानी पत्थर, ठीक है, सुलेमानी पत्थर भेजे जाते थे। कार्नेलियन मतलब कि लाल या सफेद रंग के नग होते थे ना, ऐसे नग भेजे जाते थे, मतलब कि एक्सपोर्ट किए जाते थे। कॉटन, सिल्क और परफ्यूम भी मतलब एक्सपोर्ट होते थे। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फॉर द किंग, किंग के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट भी लेके आते थे व्यापारी। दीज इंक्लूडेड वेसल ऑफ सिल्वर, इनमें क्या होते थे, सिल्वर के वास भी होते थे। सिंगिंग बॉयज, जो गाना गाते थे, ऐसे लड़के होते थे। ब्यूटीफुल वुमेन भी लेके आई जाती थी दूसरे देशों से। फाइन वाइन्स, बहुत अच्छी किस्म की शराब भी लाई जाती थी। एंड फाइन क्लोथ्स, बहुत उच्च श्रेणी के क्लोथ्स भी लेके आए जाते थे। ट्रेड्स एंड ट्रेडर्स, व्यापार और व्यापारी। ये गाइस मैंने आपको बताया ये चैप्टर बड़ा है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमें कहाँ से पढ़ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ है। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, सीधा तौर पर आता है कि गोल्ड के लिए कौन सा इंडिया फेमस है, साउथ इंडिया। स्पाइसेस, देखो साउथ इंडिया किस किस चीज के लिए फेमस है, स्पाइसेस मसालों के लिए। स्पेशली पेपर, मतलब कि काली मिर्च के लिए स्पेशली फेमस है। एंड प्रीसियस स्टोन, गोल्ड एंड प्रीसियस स्टोन याद रखना। स्पाइसेस में क्या रखोगे, काली मिर्च। पेपर वॉज पर्टिकुलर वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, पेपर की जो बहुत ज्यादा कीमत थी वो कहाँ थी, रोमन एम्पायर में थी। सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड, रोमन एम्पायर में काली मिर्च को क्या बोला जाता था, काला सोना कहा जाता था। इसलिए आज भी अगर हिस्ट्री में हमसे पूछा जाए कि काला सोना क्या है, तो वो काली मिर्च होगी, ठीक है। सो traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans। देखो, इसीलिए जो व्यापारी होते थे इनको कैसे लेके जाते थे, इन सामान को रोम में कैसे पहुंचाते थे, शिप्स में, और सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू, और लैंड से जाते थे तो कैरावंस में जाते थे, ठीक है। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India। साउथ इंडिया में ना बहुत ज्यादा रोमन एम्पायर के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये पोएम इम्पोर्टेंट नहीं है भाई गाइस, ये पोएम थी, हम यहाँ पे चलते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, जो तटीय क्षेत्रों में जो राज्य थे उनके बारे में जानते हैं। द साउदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, जो हमारा उपमहाद्वीप भारत है, जो जैसे उसका हाफ पार्ट, साउदर्न एरिया का हाफ पार्ट तो तटीय क्षेत्र से ही है, जैसे गुजरात से ही तटीय क्षेत्र शुरू हो जाता है और बिल्कुल नीचे का पार्ट तो सारा ही तटीय क्षेत्र गया है। एंड विद हिल्स, उसमें पहाड़ियां हैं, पठार है, प्लेट्यूज एंड रिवर वैली, नदी घाटी भी है। अमंगस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल, कावेरी नदी घाटी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। चीफ्स, मुखिया एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल, ऐसे राजा या ऐसे मुखिया जिनका ना रिवर नदी घाटी और तटीय क्षेत्रों पर कंट्रोल होता था, वो बहुत ज्यादा रिच होते थे और पावरफुल होते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदार, संगम पोएम में ना इनको क्या बोला जाता था, इन मुखियाओं को क्या बोला जाता था, मूवेंदार बोला जाता था। मूवेंदार, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस। मूवेंदार किनको बोला जाता था, 3 राज्यों के मुखिया को। दिस इज अ तमिल वर्ड, मूवेंदार क्या है, तमिल वर्ड है, मीनिंग 3 chiefs used for the heads of 3 ruling families, the Chola, चेर एंड पांड्यास। इन 3 राज्यों के जो मुखिया होते थे उनको बोला जाता था मूवेंदार। किन 3 राज्यों के, चोल, चेर एंड पांड्य, who became powerful in South India around 2300 years ago। ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे साउथ इंडिया में। Each of the 3 chiefs had 2 centers
ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। इन तीनों जो मुखिया थे उनके दो दो सेंटर होते थे, एक तो अंदरूनी और एक बाहरी, तो एक तो तटीय और एक अंदर। ऑफ दीज 6 सिटीज, इन 6 शहरों में, जैसे 3 राज्य हो गए, इनके दो दो सेंटर हो गए, तो दो दो सेंटर के हिसाब से 6 शहर हो गए जो इम्पोर्टेंट थे। 6 शहरों में 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। नंबर 1 कौन सा था? पुहार बोल दो या कावेरी पट्टनम बोल दो उसको, पुहार या कावेरी पट्टनम। एंड द कावेरी पट्टनम, द पोर्ट ऑफ चोल, ये चोल का क्या था? पोर्ट था, ठीक है, वो था, पोर्ट था। एंड मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये दो जो है शहर वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पांड्यों का तो कौन था? मदुरई शहर जो उनकी कैपिटल थी, और चोलों की पुहार या कावेरी पत्तनम बोल सकते हैं जो उनका पोर्ट था, जहाँ पे हाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा ये आके रुकती है नाव, शहर जहाँ पे ये उतारी जाती हैं पोर्ट पर। ये यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, टैक्सेस की बात है कि टैक्सेस लेते थे सभी। हम आगे बढ़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पे आ जाते हैं, रिवार्डेड दैम विद प्रीशियस स्टोन, ये कुछ नहीं है। देखो अराउंड 200 ईयर एगो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से गाइस फिर से। आर डायनेस्टी नोन एज सातवाहन बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न एरिया इंडिया। पश्चिमी इंडिया में सातवाहन बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे। सातवाहन राजा जो 200 सालों के बाद, मतलब 2300 सालों के 200 सालों बाद, मतलब 2100 सालों 2100 ईयर एगो, ये बहुत ज्यादा सातवाहन राजा क्या थे? बहुत पावरफुल बन गए थे। देखो इसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन वॉज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रूलर था, शासक था। कहाँ का? सातवाहनों का। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन composed on behalf of his mother गौतमी बलश्री। गौतमी बलश्री ने ना एक अभिलेख लिखवाया था अपने पुत्र के बारे में, ठीक है। He and other सातवाहन rulers were known as lords of the दक्षिणापथ। एक तो ये सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, और भी जो दूसरे शासक हुए थे, सातवाहनों के शासक हुए थे, उनको क्या कहा जाता था? दक्षिणापथ के स्वामी, लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, जो इधर दक्षिण में जो भी क्षेत्र जाते थे, जो भी रूट होता था, वहां पे जाने का ये स्वामी बन जाते थे। विच वॉज ऑल्सो यूज्ड एज अ नेम ऑफ द एंटायर साउदर्न रीजन, जो कि बाद में ये दक्षिणापथ के स्वामी यूज होने लग गया था पूरे साउदर्न रीजन के लिए। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट। उसने अपनी सेना कहाँ पे भेजी थी? पूर्व में भेजी थी, पश्चिम में भेजी थी और दक्षिण में भी भेजी थी। आगे बढ़ते, सिल्क रूट, ये कुषाणों की, सातवाहनों की ये राजा था कुषाण। हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सम किंग्स ट्राई टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रूट। कुछ राजा ना बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो पूरे रूट पर, पूरे सिल्क रूट पर कंट्रोल कर ले। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। और ये कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? इसलिए क्योंकि इससे बेनिफिट होता था, क्योंकि इन्हें टैक्स मिलता था, इन्हें ट्रिब्यूट मिलता था, इन्हें गिफ्ट मिलते थे, ठीक है। जो व्यापारी जाते थे, जो यात्रा करने वाले जाते थे, वो टैक्सेस देते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास्ड थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम द अटैक्स बाय रोबर्स। और बदले में ये क्या देते थे राजा? उनको प्रोटेक्शन देते थे कि कहीं कोई रोबर्स उनको लूट ना ले रास्ते में। आगे, द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुषाणाज। कुषाण एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर था, एक
कुषाण एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए हैं जिसका सिल्क रूट पर कंट्रोल था। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। 2000 साल पहले उसका रूल होता था और उसका रूल कहाँ चलता था? मध्य एशिया में, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम इंडिया में होता था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशावर एंड मथुरा। ठीक है, मथुरा और पेशावर यहाँ के दो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इनके किंगडम में शामिल था, इनके राज्य में शामिल था, बट फिर भी ये गांधार में था ना तक्षशिला, इसलिए फिर भी हम इसको थोड़ा अलग रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हो गया ना वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। ड्यूरिंग देयर रूल अ ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एरिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस। इंडस जो नदी है वहां से नीचे की तरफ जाते थे, मतलब मध्य एशिया की तरफ जाने के लिए सी पोर्ट पर, बंदरगाह पर ये खड़े होते थे और यहाँ से जाते थे। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड, जहाँ से ना सिल्क बड़े बड़े जहाजों में शिप लाद दी जाती थी, भर दी जाती थी वेस्ट वर्ड टू द रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर की तरफ। ठीक है, तो गाइज अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लूँ इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से। प्लीज अगर आपको पता हो, जो भी मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी 5 क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ इसी चैप्टर से रिलेटेड, अपने आंसर्स को ना कमेंट में प्लीज लिख देना। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था बताओ? बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? नंबर 1 क्वेश्चन तो ये है, बड़े भूस्वामी को क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? स्वतंत्र किसानों को, चलो मैं बता देती हूँ कहाँ। स्वतंत्र किसानों को नॉर्थ में क्या कहा जाता था? चलो मैंने पर्टिकुलर एक स्थान का नाम भी ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पंचमार्क कॉइन कैसे थे? उनकी शेप कैसी थी? पंचमार्क कॉइन की शेप कैसी थी? पंच, ये गाइस ये पी है। पंचमार्क कॉइन की शेप बतानी है आपको, पंचमार्क कॉइन की शेप बतानी है। ठीक है, नंबर 4 पे, कुषाणों का ऐसा शहर, कुषाणों का शहर का वह शहर जो मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मूर्तियां बनाने का केंद्र, मूर्तियां बनाने का केंद्र। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, लाल चमकदार मिट्टी का बर्तन, लाल चमकदार मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन उसको क्या उसका नाम बताना है। मिट्टी का बर्तन, इसका नाम बताना है। ठीक है, देखो गाइस, फर्स्ट पे बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को बोला जाता था वेल्लाल। ठीक है, क्या कहा जाता था? वेल्लाल। नंबर 2 पे, स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था? नॉर्थ में ये बोला जाता था कर्मकार या कम्मकार। ठीक है, कर्मकार या कम्मकार नॉर्थ में बोला जाता था। पंचमार्क कॉइन को की जो शेप थी वो कैसी थी? मैंने आपको बताई थी, एक तो रेक्टेंगुलर भी थी, स्क्वायर भी थी और गोलाकार भी थी। ठीक है, और कुषाणों का वह शहर जो मूर्तियों बनाने का केंद्र था वो था मथुरा, और लाल चमकदार मिट्टी का बर्तन उसको बोला जाता था अरेटाइन, और जो रोम के शहर के नाम पे ही पड़ा था। ठीक है गाइस, तो चलो ये हमारी क्लास खत्म होती है और मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी आपको रिपीट करा दिए जो इम्पोर्टेंट थे।
अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं कि साउथ में स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया हो देन प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय। कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।